भाइयों, राजपूत कभी एक नहीं हुए। ये आज से नहीं, हजारों सालों से परंपरा है। तो भाइयों, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो आखिरी क्षत्रिय राजा थे दिल्ली के। उससे पहले पूरे इस भारत देश पर क्षत्रियों का राज था। लेकिन बात देखने की ये है कि आपको जानना पड़ेगा हकीकत, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भारत पर जो हमले हुए थे, जो अरब से इस्लामिक हमले शुरू हुए थे, वो हुए तो कासिम के टाइम थे, जब बप्पा रावल ने उनको भगा दिया था। तो उसके बाद गजनबी जो होता, जो अफ़गानिस्तान में गजनी शहर है, उसको राजा गज बाटी ने हराया। जब बाटी वहाँ से हार जाते हैं तो वो भारत की तरफ, पंजाब और उसके बॉर्डर वेस्टर्न राजस्थान की तरफ आ जाती हैं। उसके बाद गजनबी जो रूल कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, वो हमला करते हैं सबसे पहले पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ गजनबी हमला करते हैं। तो उस वक्त पंजाब के बॉर्डर जो संभाले हुए थे वो राजा जयपाल जंजुआ थे। राजा जयपाल जंजुआ थे। कंधार भी उनकी रियासत में आता था, शाही किंगडम था तब। कंधार भी उनकी, कंधार पहले गजनबी जीत लेते हैं। उसके बाद पेशावर पर उनकी बहुत बड़ी लड़ाई होती। पेशावर राजधानी थी और जो कंधार था उनके अंडर आता है। कंधार जीतने के बाद गजनबी आगे बढ़ते हैं। जो आज का बॉर्डर पाकिस्तान पंजाब शुरू होता है, पोतोहार पहाड़ी पंजाब, वहाँ पर जेलम, रावलपिंडी, मुल्तान वगैरह इलाके हैं। वहाँ पर आज भी जंजुआ राजपूत बड़ी वादी में हैं। सबसे पहले पेशावर में एक जंग होती है राजपूतों और गजनबियों के बीच। उस जंग में राजा जयपाल जंजुआ हार जाते हैं। उनको हारने का इतना दुख होता है। वही राजा जयपाल जंजुआ की वजह से ही गजनबी भारत में एंटर हो सके थे। अगर राजा जयपाल जंजुआ उस वक्त जीत जाते तो कभी एंटर नहीं। और मैं राजा जयपाल और जंजुआ ख़ानदान जितना भी है आज भारत में रजौरी में रहता है, जो कि मुस्लिम जंजुआ राजपूत बन गए हैं। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पंजाब के पोतोहार में रहता है। उनके पूर्वजों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 500 साल भारत की जड़ को रोक कर रखा है। कोई बोलता है राजस्थान में तो 14वीं सदी में राठौड़ वगैरह जो आए हैं वो बाद में आए हैं। उनसे पहले बाटी थे, जंजुआ लड़ रहे थे। राजा जनमेजय की औलाद है, पांडव वंशी हैं, चंद्रवंशी हैं। उन्होंने बॉर्डर पर थाम कर रखा था 500 साल का। हिस्ट्री जी आपको कोई नहीं बताएगा। राजा जयपाल जंजुआ इतना दुखी हुआ जब वो गजनबी से पेशावर में हार गया। गजनबियों ने पेशावर और मुल्तान जीत लिया। उसने अपने आप को उसने आग में बार दिया। जो औरतें हैं वो जोहर करती है, उसने अपने आप को खुद को जोहर कर दिया कि मैं राजपूत होके किसी से हार गया। और हमें ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम हार गए, क्योंकि हम आपस में बंटे हुए थे। तब अलग अलग रियासतें होती थी, हम इकट्ठा नहीं युद्ध लड़ते थे। एक जगह रियासत होती थी तो वो ही युद्ध लड़ता था। ये आखिर तक चलता रहा है। और राजा जयपाल जंजुआ के बाद उसके बेटों ने भी बड़ी कोशिश की मुल्तान से आगे पेशावर जीतने की, कंधार जीतने की। बहुत लड़ाइयाँ हुई, जीतते भी कहीं और फिर हार जाते थे, लेकिन वो नहीं कवर कर सके फिर उसको। तो इस तरह आप समझते हो कि गजनबियों का अब मुल्तान पेशावर में कब्जा हो चुका था। लेकिन जो गजनबियों की राजधानी थी वो गजनी ही रही। अब वक्त आता है 12वीं सदी का, लगभग 50-100 साल बाद 1164 का वक्त आता है। तब गजनबी के अंडर ही एक गूर इलाका है। वहाँ पर गोरियों की हुकूमत थी। वो गजनबी के अंडर ही आता था। जैसे कोई दिल्ली था तो उसके पास रियासतें अंडर आती थी, ऐसे ही गजनबियों की हुकूमत थी। मुल्तान पेशावर तक और अफ़गानिस्तान का वो इलाका वो गजनबियों के अंडर हो गया था। तो गूर से एक बगावत शुरू हुई। उसके 2 बेटे हुए, जिसका नाम था, एक का नाम शहाबुद्दीन गोरी था और एक का नाम गयासुद्दीन गोरी था। उन्होंने कर दी बगावत। और कहा जाता है कि वो जो गोरी ख़ानदान था वो पहले बुद्ध थे। जो क्षत्रिय राजपूत जो हैं वो महात्मा बुद्ध, उन्होंने बनाया धर्म था, उस धर्म को मानने वाले थे। उसका ख़ानदान बहुत पहले मुस्लिम बना था। तो उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने गजनबियों से गजनी शहर जीत लिया। उस वक्त गजनी का जो राजा था उसका नाम था खुसरो मलिक।
खुसरो मलिक वहाँ से भागता हुआ अपनी दूसरी राजधानी लाहौर जाता है और लाहौर मुल्तान पेशावर को अपने अंडर उस उधर कब्जा कर लेता है जो पहले का था। लेकिन अब फिर से गजनी की जगह लाहौर राजधानी बनती है क्योंकि गोरियों के हाथ में अब गजनी आ चुका था। और कहा जाता है कि गोरियों ने गजनी का पूरा शहर ही तबाह कर दिया और गजनी जितने भी राजा हुए थे उनको कवर से निकाल कर उनको आग लगा दी थी। वो गजनियों से इतना नफरत करते थे। उसके बाद गोरी ख़ानदान जो था शहाबुद्दीन गोरी वो सोचता है कि अब हमने गजनी तो जीत लिया, अब पंजाब की आगे चाहते हैं। और लाहौर के आगे जो जितना भी इलाका पड़ता था वो सारा पृथ्वीराज चौहान के अंडर आता था। और उस वक्त राजपूतों की 5 बड़ी रियासतें थी, जैसे एक दिल्ली में थी चौहानों की, और हिसार में तोमर थे, और आज का पंजाब का गुरदास वगैरह शहर नहीं थे तब, जो कालानौर में जरालों की रियासत थी। इसके अलावा दूसरी तरफ सहारनपुर वाली साइड पुंडीरों की रियासत थी। तो ये इलाका पूरा जो था जो लगता था पंजाब के साथ, ये तब इन राजपूत रियासतों का राज था। दूसरी तरफ जो था कन्नौज, वहाँ पर गहरवारों का था, लेकिन वो आपस में बनती नहीं थी। और पृथ्वीराज चौहान जी का युद्ध भी चल रहे थे। उधर बुंदेलखंड वाली साइड चंदेलों की रियासत थी, अलाउद्दीन वगैरह, वो चंदेल राजपूतों के ही सैनिक थे, बनाफर राजपूत। उसके आगे गुजरात में मूलराज सोलंकी जो थे वो राज कर रहे थे, जिसका नाम था रानी नायका देवी सोलंकी। मूलराज सोलंकी तब 12 साल के थे। तो गोरी क्या करता है, गोरी हमला करने की कोशिशें करता है गजनबी की तरफ। अब उसने जीतना था लाहौर जो कि खुसरो मलिक के अंडर था। तो जो खुसरो मलिक था वो भी अपनी सेना तैयार करता है। वो सियालकोट में तब क्षत्रिय राजपूत राजा थे और जम्मू में भी राजपूत राजा थे। खुसरो मलिक सियालकोट और जम्मू के जो राजपूत राजा हैं उनको अंडर लेने की कोशिश करता है। और इसके अलावा खोखरों को जेलम में, और जहाँ पर खोखर गाखर बहुत राजपूत कबीला रहता था वो बहुत स्ट्रांग था, इनको अंडर लेने की कोशिश करता है। लेकिन जो जम्मू के राजा और सियालकोट के राजा को दूसरी तरफ गोरी से भी वो आता है, समझौते का वो आता है, और वो गोरी के साथ मिल जाते हैं जम्मू के और सियालकोट के राजपूत राजा। तो फिर जब गोरी के साथ मिल गए तो दूसरी तरफ से हमला कर दिया जाता है। और जो खुसरो था, जो गजनबी था खुसरो मलिक, उसको मार दिया जाता है गोरी द्वारा। और लाहौर पर अब चढ़ाई कर देते हैं गोरी ख़ानदान। जो है वो लाहौर जीत लेता है, पेशावर अब उसके अंडर आ जाता है, मुल्तान अंडर आ जाता है, गुजरात के इलाके पर अपना वो कर लेता है पीछे से गजनी तक। तो अब वो हमला करता है। उसको पृथ्वीराज चौहान का डर भी था कि आगे राजस्थान मध्य प्रदेश तक वो उसका अंडर आता था सारा इलाका, उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा हिस्सा। तो अब गोरी जो करता है हमला माउंट आबू की तरफ से करता है। माउंट आबू में एक युद्ध होता है गुजरात के राजा के साथ, जो राजा मूलराज सोलंकी थे, रानी नायका देवी सोलंकी तब हेड कर रही थी, जिस पर फिल्म भी बनी थी रानी नायका देवी सोलंकी, जो मूलराज सोलंकी की माता थी। तो वहाँ पर माउंट आबू में गोरी और रानी नायका देवी सोलंकी और राजा मूलराज सोलंकी के साथ गोरी का युद्ध होता है। और गोरी को बुरी तरह से वहाँ हारना पड़ता है और गोरी फिर पीछे हो जाता है, लाहौर तक ही रहता है। लाहौर के आगे बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और जो बाकी जो गोरियों के बीच 18 बार लड़ाई हुई थी। वो 17-18 बार छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई थी। वो टक्कर कोई बड़ी टक्कर नहीं थी। चाहे तो मैंने बताया कि जहाँ कालानौर के जलाल राजा से लड़ाई हो जानी, जहाँ उसके आसपास लड़ाई हो जानी, जो उनके अंडर आते थे पृथ्वीराज चौहान के अंडर। तो ऐसी छोटी बड़ी लड़ाई होती थी। पंजाब में तब बठिंडा था, जहाँ फिर कालानौर था। और फिर क्या करता है कि एक बार जो गोरी था वो बठिंडा पर चढ़ाई कर देता है। लाहौर से बठिंडा दूर नहीं था और बठिंडा पर काबिज हो जाता है। इस बात की खबर पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है। फिर जो जितनी भी रियासतें थी जिन्होंने उसका साथ दिया था, चाहे कालानौर की आ गई, चाहे धीर सिंह पुंडीर थे जो उनकी आ गई, चाहे तोमर आ गए, चाहे चौहान आ गए, जितने भी उनके अंडर थे, नौडोल वाले आगे, राजस्थान की रियासत, वो सब मिलकर हमला कर देते हैं। ये होती है राजपूतों की पहली लड़ाई, जो बहुत मारा जाता है और वो जान भगाकर भागता है। वो पहली जो लड़ाई होती है जो राजपूतों की, जो मतलब कि उसको भगाया जाता है, वो माफ़ी मांगता है और वो भाग जाता है। फिर उसके बाद ही दूसरी लड़ाई होती है राजपूतों की, जो गोरी के साथ हुई थी। उस लड़ाई के बाद पूरा मतलब कि भारत का इतिहास ही बदल जाता है। उसके बाद दिल्ली भी कभी राजपूतों के हाथ में नहीं आई।
उसके बाद गौरी बहुत ही ताकतवर होकर लड़ाई लड़ता है और उसके साथ जम्मू के राजपूत राजा भी होते हैं, सियालकोट के राजा भी होते हैं, राजपूत भी उनके साथ मिले होते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान चंदेलों से लड़ रहा है, तीसरी तरफ सोलंकियों से लड़ रहा है, वो उससे जयचंद से लड़ रहा है। कन्नौज एक बड़ी रियासत थी। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान जहाँ पर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के आसपास, यूपी, वेस्ट यूपी के आसपास के जो राजपूत थे वो उनके साथ थे, बाकी उनके साथ नहीं थे। यही आपसी लड़ाई का फायदा होता है और गौरी के साथ युद्ध होता है और गौरी के साथ युद्ध में धोखे से पृथ्वीराज चौहान और राजपूत सेना हार जाती है। उसके बाद ही हरियाणा, पंजाब में लोग पूछते हैं कि आज राजपूत कम क्यों हैं। जो बाहर वाले पूछते हैं तो उनको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास तो कभी ना मुग़ल आए ना गौरी आए, बीच बीच में बगावतें होती थी, इनका जड़ तो दिल्ली बना था। लेकिन इन्हीं जो राजपूत जो आज कन्वर्ट हुए हैं, चाहे वो जंजुआ राजपूत हों जहाँ बाकी राजपूत हों, इन्होंने गौरियों उस वक्त कितनी लड़ाई लड़ी होगी, 500 साल तक इन रियासतों ने कैसे वो किया होगा। गद्दार तो वो थे जो आज हमारे अपने भाइयों को गलत बोलते हैं और इसी वजह से राजपूतों की आपसी लड़ाई की वजह से वो हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब गौरी दिल्ली जीत लेता है तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर पंजाब के रास्ते ले जाते हैं। उधर खोखरों से गौरी की लड़ाई होती है, खोखरों से गौरी की लड़ाई होती है। शहाबुद्दीन गौरी खोखरों को बहुत मारता है, उससे लड़ाई होती है और शहाबुद्दीन गौरी उन पर काबिज हो जाता है। खोखर बहुत ही खतरनाक जंगजू कबीला रहा है। आज भी पाकिस्तान, पंजाब में जितने भी खोखर हैं वो सभी राजपूत हैं। उनकी लड़ाई हरियाणा वाले जो डुप्लीकेट बने हुए हैं उनसे नहीं हुई थी, उनकी लड़ाई जेल में हुई थी। जेल में खोखर सभी राजपूत हैं। तो खोखर जब जो मोहम्मद गौरी था वो अलग था, एक शहाबुद्दीन गौरी था और एक गयासुद्दीन गौरी था। जो शहाबुद्दीन गौरी था उसको खोखर एक बार जो पंजाब के रास्ते जा रहा था गजनबी की तरह, तो वहाँ पर उसको मार दिया जाता है खोखरों द्वारा ही। खोखरों ने मारा था शहाबुद्दीन गौरी को। और जो गयासुद्दीन गौरी था जो उसका बड़ा भाई था, उसको पृथ्वीराज चौहान ने बंदी जब हुआ था वो गजनी में, जहाँ उनकी मजार वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मारा था दूसरे उसके बड़े भाई को, गयासुद्दीन गौरी को। तो ये इतिहास है। उसके बाद ही भारत पर जो बाकी बाहर के हुक्मरान आए और बहुत सारी कन्वर्जन हुई। जंजुए राजपूत राज तो करते रहे लेकिन मुस्लिम बन गए। पंजाब में आज़ादी से पहले 90% मुस्लिम राजपूत थे, वे तबके बने हुए हैं, राजा रहे हैं, आपस में ही शादी करते हैं, लेकिन जो उनको उनका धर्म मानना पड़ा। तो इसी वजह से, क्योंकि जो मुग़लों का जहाँ बाहर के जितने भी आक्रांतकारी आते थे उनका जो सेंटर पॉइंट रहता था वो दिल्ली में रहता। दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब का इलाका और इसके अलावा वेस्ट यूपी है। वेस्ट यूपी में आज भी बहुत सारे मुस्लिम राजपूत हैं। 1947 से पहले पंजाब, हरियाणा में 90% राजपूतों में तो मुस्लिम राजपूत थे जो 1947 गदर में दूसरे देश में चले गए। तो यही कारण है कि इनके पुरखों ने भी युद्ध लड़ा है। वैसे राजपूत किसी से डरते नहीं थे, लेकिन मुग़लों के साथ फिर राजपूतों का अलायंस हो गया था, बगावतें होती थी। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ना कोई बतला सकता। अगर हम झूठ बोलेंगे अपने से बड़ा चढ़ाकर, वो सही नहीं। कोई भी किसी भी कौम ने इतना युद्ध नहीं लड़ा, दिल्ली कोई नहीं जीत सका। हाँ, राणा सांगा ने ट्राई की थी, बाबर को हराया था, बहुत ट्राई की, लेकिन लास्ट में जो भी हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ सभी जानते हैं। ट्राई की थी, हराया भी था मुग़लों को, बहुत सारों ने हराया। जनरल जोरावर सिंह ने पठानों को हराया, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित जीता था। सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, वो चाहे मुस्लिम राजपूत हो, उन्होंने भी मुग़लों से युद्ध लड़े हैं, जैसे दुल्ला भट्टी रहे या फिर जितने भी योद्धा हुए हैं। लेकिन वो एक जगह सीमित तक थे, कई बार बगावतें हो जाती थी, युद्ध हो जाते थे, लेकिन दिल्ली आखिर बार हम नहीं जीत सके। ये हमें दुख है कि आज नहीं तो पाकिस्तान का इलाका भी क्षत्रियों का होता, और जो कमी लोग हमारे पर गलत टिप्पणी करते हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि पंजाब, हरियाणा से हमारे भाइयों को माइग्रेट कर नहीं जाना पड़ता और हुकूमत होती एक तरफ, राजपूतों का जोर होता। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम तब भी एक नहीं थे और आज तो कोई मुग़ल है ही नहीं। जो मुग़ल बने हुए हैं वो फर्जी हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान, पंजाब में जाओ, वहाँ पर राजपूतों की हुकूमत है। लेकिन बात देखने की ये है कि हम ना तो कल एक थे और ना ही आज एक थे।